एक ऐसी लड़ाई की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ है 1 लाख की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 सिपाही। ये कोई कहानी नहीं बल्कि पानीपत की पहली लड़ाई की हकीकत है। एक ऐसी जंग जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी लड़ाई और इसके पीछे की शानदार मुगल सैन्य व्यवस्था के राज को खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ कैसे। आखिर अप्रैल 1526 में ऐसा क्या हो गया कि 12,000 की एक छोटी सी सेना ने 1 लाख की भारी भरकम फौज को धूल चटा दी। देखिए, इसका जवाब सिर्फ संख्या या हथियारों में नहीं, बल्कि एक ऐसी कमाल की रणनीति में छुपा था जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। मैदान में तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक तरफ था बाबर, जिसके पास सैनिक तो मुट्ठी भर थे, लेकिन एक ऐसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी थी जो भारत के लिए बिल्कुल नई थी, आग उगलती तोपें। और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी, 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों की ताकत के साथ, जिसे अपनी जीत पर कोई शक ही नहीं था। तो इस नामुमकिन सी दिखने वाली जीत का असली हीरो थी बाबर की युद्ध नीति। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं थी, ये थी टेक्नोलॉजी और दिमागी दांव-पेच का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन जिसने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। देखिए, बाबर ने सीधे सीधे भिड़ने की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं की। उसने एक रक्षात्मक मोर्चा बनाया। उसकी प्लानिंग ये थी कि लोदी की विशाल सेना को आगे आने दो, उन्हें एक जाल में फंसाओ, एक ऐसा जाल जहां उनकी बड़ी संख्या ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। और इस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा थी तुलुगमा रणनीति। ये मंगोलों से सीखी हुई एक चालाक चाल थी। इसमें होता ये था कि तेज रफ्तार घुड़सवार सेना को दोनों तरफ से और पीछे से घेर लेते थे। अब हिंदुस्तान की सेनाएं तो आमने सामने लड़ने की आदी थीं, उनके लिए ये एकदम नया और चौंकाने वाला था। तो पूरा प्लान कुछ इस तरह काम किया। पहला स्टेप, 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार बना दी गई। दूसरा स्टेप, जैसे ही लोदी की सेना इस दीवार से टकराकर रुकी और कंफ्यूज हुई, गाड़ियों के पीछे छिपी तोपों ने गर्जना शुरू कर दिया। और तीसरा स्टेप, जब दुश्मन की सेना में भगदड़ मची तो तुलुगमा घुड़सवारों ने दोनों तरफ से हमला कर उन्हें घेर लिया और बस खेल खत्म। और नतीजा, एक ऐसी जीत जो हैरान कर देने वाली थी। लोदी की विशाल सेना पूरी तरह तबाह हो गई और इसी एक दिन की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन लड़ाई जीतना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब थी कि इतने बड़े और नए जीते हुए साम्राज्य को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे संभाला कैसे जाए। और इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आई एक नई व्यवस्था, जिसे बाद में अकबर ने और बेहतर बनाया, मनसबदारी सिस्टम। ये सिर्फ एक मिलिट्री सिस्टम नहीं था, बल्कि ये पूरे मुगल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी। इस सिस्टम को समझने के लिए बस 2 शब्द याद रखने हैं, जात और सवार। जात का मतलब था किसी अफसर का पर्सनल रैंक और उसकी सैलरी, मतलब वो कितना बड़ा अधिकारी है। और सवार का मतलब था कि उस अफसर को कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने होंगे। सीधा हिसाब था। इस सिस्टम ने एक क्लियर पदानुक्रम, मतलब एक हायरार्की बना दी। इन मनसबदारों को अपनी टुकड़ी मेंटेन करने के लिए जबरदस्त सैलरी मिलती थी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 5,000 जात वाले एक मनसबदार की सैलरी आज के हिसाब से करोड़ों में होगी। ये दिखाता है कि पावर और पैसा कैसे साथ साथ चलते थे। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था, ये मुगल पावर का आधार था, उसकी रीढ़ था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी सिस्टम के अंदर इसके पतन के बीज भी छिपे हुए थे। जो इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। कागज पर तो ये सिस्टम एकदम परफेक्ट था। सारी भर्तियां सीधे बादशाह करता था, मतलब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री हमेशा तैयार रहती थी। और सबसे अच्छी बात ये कि कोई भी काबिल इंसान अपनी योग्यता के दम पर ऊंचे पद तक पहुंच सकता था। लेकिन असलियत कुछ और थी। सिस्टम में करप्शन यानी भ्रष्टाचार बुरी तरह फैला हुआ था। जैसा कि इतिहासकार V.A. स्मिथ लिखते हैं, 5,000 का मनसबदार अगर 4,000 घुड़सवार भी दिखा दे तो बड़ी बात मानी जाती थी। आमतौर पर तो उससे 1,000 से ज्यादा की उम्मीद ही नहीं होती थी। मतलब साफ था, सैलरी पूरी लो और सैनिक कम रखो। और इस भ्रष्टाचार के वजह से सिस्टम में बहुत गहरी खामियां आ गई। सबसे बड़ी दिक्कत थी वफादारी की। सैनिक बादशाह के प्रति वफादार नहीं थे, वो अपने मनसबदार के प्रति वफादार थे।
क्योंकि सैलरी तो वही देता था। तो मुगल सेना एक बड़ी यूनिफाइड फौज होने के बजाय कई छोटी-छोटी प्राइवेट सेनाओं का एक ढीला-ढाला कलेक्शन बन गई थी। और यही अंदरूनी कमजोरियां थीं, जिन्होंने धीरे-धीरे इतने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और आखिर में उसके पतन का कारण बनी। पतन की वजह तो कई थीं, पर ये सब आपस में जुड़ी थीं। मनसबदारी सिस्टम की खामियों की वजह से सेना में आपसी फूट पड़ गई। वफादारी कमांडर से थी, बादशाह से नहीं। और इस अंदरूनी कमजोरी को बादशाहों की अय्याशी और औरंगजेब की कुछ गलत नीतियों ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रही सही कसर औरंगजेब की कुछ ऐसी धार्मिक नीतियों ने पूरी कर दी, जिनसे राजपूत, मराठा और सिख जैसे बड़े और जरूरी सहयोगी भी दुश्मन बन गए। मतलब जिस गठबंधन पर पूरा साम्राज्य खड़ा था, वही टूट गया। तो आखिर में मुगलों की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या ये मुमकिन है कि किसी भी सिस्टम की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वही वक्त के साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? जिस सिस्टम ने एक साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, वही सिस्टम उसे जमीन पर ले आया। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही सच है।